हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है CMA US पार्ट 1 की क्लासेस में, जिसमें मैं सेक्शन ए को कवर कर रही हूँ। और आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इससे एक हमारा बहुत ही अच्छा फाउंडेशन, एक बहुत अच्छा बेस बनेगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बेसिकली। और इन केस आप ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टू ब्रश अप दैट कॉन्सेप्ट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्यों पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो होता क्या है ना कि जैसे सपोज करो मैं 1 साल स्कूल में पढ़ाई किया मैंने, अब साल के एंड में मेरे मम्मी पापा को ये डिसाइड करना है कि मुझे दूसरे ट्यूशन में भेजना है या नहीं, या मुझे स्कूल से एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवानी है या नहीं, या मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ कि मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्विमिंग या स्केटिंग वगैरह में डाल सकते हैं या नहीं। तो वो ये कैसे पता करेंगे। तो मेरा जो साल के एंड में रिपोर्ट कार्ड आता है ना, जिसमें मेरे मार्क्स और मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या रुझान रहा है उससे पता चलता है। तो सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है ना, एक तरह से कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होता है। एक साल में किसी कंपनी या किसी बिजनेस ने जो क्या क्या गतिविधियां की जिससे उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, या क्या उसके पास है, क्या उसको दूसरों को देना है, कितना पैसा दूसरों को देना है, तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। तो ये होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ एक चीज़ होती है? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं वो चीज़ें, आइए हम देखते हैं। सो वाई इज़ इट नीडेड। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट अ बिजनेस इज़ डूइंग विद मनी, दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास जो पैसा है उससे वो क्या कर रहा है ये वो जानता है, जिससे कि जो यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो एक डिसीजन बना सकते हैं। मतलब जो लोग इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलो या बुक ऑफ अकाउंट्स बोलो, दोनों एक ही शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से क्या होता है, अच्छे से एक डिसीजन बना सकते हैं। और कौन लोग इनको यूज़ करते हैं? इन्वेस्टर्स हो गया, बैंक्स हो गया और क्रेडिटर्स हो गया, ये लोग इसको यूज़ करते हैं। और क्या डिसीजंस बनाते हैं कि इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, पैसा और लगाना है या नहीं, इसको और उधार पैसा देना है या नहीं। और क्रेडिटर्स क्या डिसाइड करते हैं कि हमें इसको और सामान, इसको गुड्स अपना बेचना चाहिए या नहीं उधारी पे। तो ये होता है क्या डिसीजंस वो बनाते हैं। फिर चीज़ों का फ्लो कैसे होता है। अच्छा, कैसे चीज़ें फंक्शन करती हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में और कैसे डिसीजन बनता है। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन एक होता है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। मैं आईफोन बनाती हूँ और आईफोन सेल करती हूँ। ये मैंने आईफोन किसी को सेल किया 50,000 रुपये में, ये एक इकोनॉमिक इवेंट हुआ। मैं जाऊँगी, मैं अपने जर्नल एंट्री पास करूँगी कि मैंने ये गुड्स बेची या ये आईफोन सेल किया। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट मीन्स क्लासीफाई एंड समराइज रिकॉर्ड। दैट मीन्स मैं क्या करूँगी, मैं इसको जाके एज अ सेल रिकॉर्ड करूँगी इन माई PNL, इन माई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। फिर मेरा जो बैलेंस शीट है जहाँ पे मैं अपना इन्वेंट्री में अपना गुड्स दिखा रही हूँ उससे मैं इसको रिड्यूस कर दूँगी। और हो सकता है कि मेरे कस्टमर ने अभी तक पैसा नहीं दिया हो तो मैं वहाँ पे इसको एज अ एसेट दिखाऊंगी, एज अ अकाउंट्स रिसीवेबल दिखाऊंगी, जो कि हमें कस्टमर से मिलना चाहिए। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर रिपोर्ट्स फॉर यूज़र्स। दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, वो रिपोर्ट बनाता है किसके लिए? यूज़र्स के लिए। कौन यूज़र्स होते हैं? मैंने बताया था कि इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकता है, बैंक हो सकता है। तो ये क्या है कि एक तरह से रिपोर्ट्स बनते हैं। अच्छा, क्या क्या होता है वो रिपोर्ट्स में, हम अभी आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यूज़र एनालाइज करते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स, बैंक और क्रेडिटर्स ये समझते हैं, ये डिसीजन बनाते हैं कि आगे हमें इसके साथ ये बिज़नेस कंटिन्यू करना है या नहीं, हमें इसमें और पैसा डालना है या नहीं, हमें इनको पैसा लोन पे देना है या नहीं। सो ये होता है क्या बोलते हैं जो डिसीजंस होते हैं। अच्छा, सपोज़ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इमेजिन कर लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और ये इन्वेस्टर इससे क्या क्वेश्चन, क्या वो बनाएगा डिसीजन कि उसको रिलायंस का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। बैंक क्या डिसीजन बनाएगा कि उसको रिलायंस को 500 करोड़ का लोन देना चाहिए या नहीं, जो वो क्या बोलते हैं रिलायंस का जो भी लोन वोन का कुछ भी चक्कर होगा। और सप्लायर क्या डिसाइड करेंगे कि इन्हें हमें रिलायंस को गुड्स क्रेडिट पे सेल ऑफ करना चाहिए या नहीं।
ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, दे यूज़ इट फॉर डिसीजन मेकिंग, कोई भी निर्णय बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेज, कभी भी क्वेश्चन में हो सकता है डिसएडवांटेज दिया हो या लिमिटेशन पूछा तो डिसएडवांटेज इसमें एक सबसे बड़ा क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पूरा पिक्चर नहीं देता। आप मान लो कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, कोई भी आप जॉब करते हो, कोई भी आप बिजनेस करते हो, या आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको भी पता है कि जो आपका कोई भी एक्टिविटी है, कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं, राइट, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती है। तो एक सबसे बड़ा लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये है कि जो एक्टिविटीज़ आपके कंट्रोल के बाहर है ना, ये उसको फैक्टर इन नहीं करता है। तो इसीलिए जो यूज़र्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, दैट इज़ द इन्वेस्टर्स, बैंक और सप्लायर्स, ये सब क्या है, सिर्फ इस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं निर्भर करते, ये इकोनॉमिक कंडीशंस भी देखते हैं, फिर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है इसको भी देखते हैं, फिर इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड चल रहा है ये भी देखते हैं, किसमें, जब वो एक डिसीजन बना रहे होते हैं ना। अब हम समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इतनी देर से मैं बोल रही हूँ वो एक्चुअली में होता क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होता है बैलेंस शीट, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं कि कंपनी के पास क्या है और क्या कंपनी को किसी और को देना है, आपके पास क्या क्या असेट्स हैं और क्या क्या देना है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको सारे स्टेटमेंट्स को समझाती हूँ बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। आपके पास एक आईफोन है, ये आपका क्या हुआ, असेट है। क्यों? क्योंकि आप इसको ओन करते हो, आप इसको अपनी बैलेंस शीट में एज ए असेट दिखा सकते हो क्योंकि आप इसके मालिक हो। आपने वो आईफोन EMI पे ख़रीदा था, आप हर महीने उसकी किस्त जमा कर रहे हो, वो क्या हो गई, आपकी देनदारी हो गई, तो क्या हो गया, लायबिलिटी। अब इनकम स्टेटमेंट समझते हैं। सपोज करो आपके दोस्त का बर्थडे था, आपने दोस्त को 1000 रुपीज़ का गिफ्ट दिया, आपके आज, और जब आपका बर्थडे पड़ा तो आपके दोस्त ने आपको 1200 रुपये का गिफ्ट दिया, 1200 का गिफ्ट दिया। तो क्या हुआ, आपने दिया 1000 का बट आपको मिला 1200 का, तो 200 रुपये का आपका क्या हुआ, मुनाफा हुआ। आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, इनकम स्टेटमेंट पे। देन कम्स द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, कुछ ऐसा प्रॉफिट होता है जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं होता है। मैंने एक बिज़नेस का एग्जांपल लिया था, आईफोन का बिज़नेस था मेरा। मैं आईफोन बनाती हूँ और बेचती हूँ, तो इसमें जो भी, इस एक्टिविटी में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में। बट मान लो मेरे पास एक दिन ज़्यादा पैसे बचे थे, मैंने US कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मैंने US बेस्ड शेयर्स खरीद लिए, फिर मैंने वो शेयर्स को बेचा और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो ये एक मेरी ऐसी एक्टिविटी हुई, ये मेरे ऐसी एक्टिविटी से प्रॉफिट हुई जो मेरे डे टू डे बिजनेस से, रोज़मर्रा के जो कार्य है उससे नहीं मेरे कोई प्रॉफिट हो रही थी। मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो इसमें क्या है कि सपोज करो कोई भी बिजनेस है, कोई भी नया रोजगार है, जब वो शुरू होता है तो उसमें हम लोग पैसा डालते हैं। पैसा कौन डालता है, जनरली ओनर डालता है। तो जो पैसा डाल रहा है उसको क्या कहते हैं, जो पैसा आया उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी कहते हैं, इक्विटी कैपिटल कहते हैं, मतलब वो ओनर का पैसा हुआ। तो कभी कभी क्या होता है कि भाई बिजनेस अच्छा चल रहा है और लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं उसमें भागीदारी लेने के लिए, ओनर बनने के लिए। तो क्या, कहाँ वो रिकॉर्ड होगा, जब और लोग पैसा डालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। अच्छा, कितनी बार होता है, कुछ लोगों को लगता है नहीं अब मेरा इस बिजनेस से हो गया, मैं इससे बाहर जाना चाहता हूँ, तो वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं और बाहर चले जाते हैं, दे आर नो लॉन्गर अ इक्विटी होल्डर। तो उस केस में क्या होता है, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होगा। लास्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो करेंसी अमाउंट है, एक्चुअल जो पैसा है ना, एक्चुअल कैश जो है ना, वो कहाँ से आया और कहाँ गया, कितना हमारे पास एक्चुअली में कैश रखा है हमारे लॉकर बॉक्स में या फिर तो बैंक में कितना, ये कहाँ से पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस चैप्टर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, क्या है ये, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सेपरेट स्टेटमेंट नहीं है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये हमें एडिशनल डिस्क्लोजर प्रोवाइड करता है,
ओके जैसे कि क्या कंपनी ने कोई नई पॉलिसी यूज़ की किसी भी असेट को रिकॉग्नाइज करने में, या सपोज करो मेरा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का मेथड पहले स्ट्रेट लाइन मेथड था, अब डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड हो गया। तो ऐसी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कहाँ पे हम करते हैं, कहाँ पे शोकेस करते हैं, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है आप ऐसे समझो, आप कोई इंग्लिश मूवी देखने गए, मान लो मैं फ्रेंड्स वेब सीरीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं फ्रेंड्स वेब सीरीज़ जब स्टार्टिंग में देखना शुरू की तो मेरे को अच्छा लग रहा था, मेरे को मज़ा आ रहा था, बट जब मैं सबटाइटल्स के साथ देखना शुरू की ना तो वो जोक्स मेरे को और अच्छे से समझ में आ रहे थे और मैं उस सीरीज़ को और ज़्यादा इन्जॉय कर पा रही थी। तो Notes to financial statements is like a subtitle to a movie. The movie is what? Financial statements. तो financial statement movie है, Notes to financial statements is like a subtitle जो कि हमें help करता है और अच्छे से चीज़ों को समझने में और अपना डिसीजन बनाने में। अच्छा, एक चीज़ आती है prospective financial statements. Prospective means what? फ्यूचर का, आगे के बारे में सोचना। तो क्या होता है कि फ्यूचर का जब हम प्रोजेक्शन करते हैं, फ्यूचर के बारे में हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कि सपोज करो मैं एम कर रही हूँ कि इस साल मैं 50,000 आईफोन बेचूंगी, इस साल मैं 50,000 आईफोन बेचूंगी और मुझे जानना है कि साल के एंड में मेरा कितना प्रॉफिट होगा। इफ़ मुझे ये जानना तो मैं क्या बनाऊंगी, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और मैं क्या डिस्क्लोज करूँगी, मैं ये डिस्क्लोज करूँगी कि इसमें क्या क्या अजम्पशंस यूज़ हुआ है और क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ हुई है। मतलब जैसे सपोज करो मैं ये मान के चल रही हूँ, अजम्पशंस मीन्स मान के चलना, और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ मीन्स व्हाट, कि कौन सा मैं अकाउंटिंग का रूल फॉलो कर रही हूँ या कौन सा लिस्टेड जो प्रिंसिपल है वो फॉलो कर रही हूँ। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं जो भी 50,000 आईफोन बेच रही हूँ ना, ये सारे के सारे जो है मैं कैश पे बेच रही हूँ, मैं क्रेडिट पे नहीं बेच रही हूँ, मैं उधारी पे नहीं बेच रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मैं रिकॉर्ड करूँगी, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाऊँगी उसमें, और मैं वहाँ पर क्लियरली डिस्क्लोज कर दूँगी। डिस्क्लोज करना मीन्स खोल के लोगों को बताना, अच्छे से लोगों को ये क्लियरली बता देना कि देखो ये अजम्पशंस मैंने किया है। ओके, नाउ अभी तक हम जान रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है जिससे लोग डिसीजन बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि हु आर द यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब कौन कौन से लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो दो कैटेगरी है, एक है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट यूज़र्स, दिस इज़ द कैटेगरी नंबर 1, एंड एक है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल यूज़र्स, ये है कैटेगरी नंबर 2। अच्छा, डायरेक्ट यूज़र्स में क्या होता है कि जो कंपनी से पैसा लूज़ कर सकते हैं, जिनका फाइनेंशियल मतलब कह सकते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब कि क्या, कि कंपनी में कोई भी फ़ायदा या नुकसान होगा तो वो डायरेक्टली इम्पैक्टेड होंगे, वो प्रभावित होंगे डायरेक्टली उससे, तो वो आ जाते हैं डायरेक्ट यूज़र्स में। इनडायरेक्ट यूज़र्स में वो लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट यूज़र्स को प्रभावित करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट यूज़र्स खुद नहीं इम्पैक्ट होते हैं, उनको खुद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी के उससे, कंपनी की गतिविधियों से उतना, बट वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट यूज़र्स के माइंडसेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, भले ही कंपनी सही करी है गलत करी है, ये इनडायरेक्ट यूज़र्स डायरेक्ट यूज़र्स को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसीलिए इनडायरेक्ट यूज़र्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन कौन होते हैं इनडायरेक्ट यूज़र्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, देन रेगुलेटर्स हो गया, ये सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट यूज़र्स हो गए। ओके, कमिंग टू द इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स क्या होता है, जो कि कंपनी के अंदर काम करते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। एक्सटर्नल यूज़र्स क्या हुआ, जो कंपनी के बाहर काम करते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट और सप्लायर्स। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स का जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह, वो डिसाइड करें कि कंपनी को और बढ़ाते हैं और एक्सपैंड करते हैं। उसके लिए वो एक बैंक से जाते हैं लोन लेने, वो एसबीआई के पास जाते हैं लोन लेने। तो एसबीआई क्या हुआ, एसबीआई एक्सटर्नल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ, बट की जो मैनेजमेंट है वो क्या हुआ, इंटरनल यूज़र्स हुआ, क्योंकि वो कंपनी के अंदर से है, कंपनी से एसोसिएटेड है। अच्छा, वाई डू यूज़र्स नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव है, यानी कि क्यों इसकी ज़रूरत है। तो पहली बात तो इन्वेस्टर्स लोग डिसीजन बनाते हैं, देन क्रेडिटर्स ये डिसाइड करते हैं कि पैसा देना है या नहीं देना है किसी बिजनेस को, देन दे आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मतलब कंपनी में क्या कमियां हैं और क्या उसकी मतलब ताकत है एक कंपनी की, वो समझ जाते हैं। देन ये भी समझ लेते हैं कि ये जो मैनेजमेंट जो इस बिज़नेस को रन कर रहा है, इस कंपनी को रन कर रहा है, वो सही से रन कर रहा है या नहीं।
देन लास्टली रेगुलेटरी कंप्लाइंस, मतलब जो सॉक्स कंप्लाइंस हो गया या तो सेबी की कोई गाइडलाइंस हो गई। सेबी इंडियन क्या बोलते हैं, एक एसोसिएशन है जो कि इंडियन कंपनीज़ को अफेक्ट करता है। तो इस तरह से अगर कोई कंप्लाइंसेज है, उन चीज़ों को वो फॉलो कर रहा है या नहीं, उन गाइडलाइंस को, उन पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो ये कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, जो रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, वो कैसे होना चाहिए? सही होना चाहिए, एक्यूरेसी मीन्स करेक्ट होना चाहिए, रिलायबिलिटी दैट मीन्स ट्रस्टेड होना चाहिए, भरोसे लायक होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी दैट मीन्स कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि एक को दूसरे से मिला सकते हैं। इससे क्या होता है? दिस प्रोटेक्ट्स द यूजर्स, दिस प्रोटेक्ट्स दी यूजर्स। उससे क्या होता है कि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो भरोसे से इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन ये है कि यूज़र्स आर अज्यूम्ड टू बी नॉलेजेबल, मतलब जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके, इस्तेमाल करके अपना डिसीजन, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, उनको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो किसकी नॉलेज होनी चाहिए? उन्हें बे की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो बिज़नेस में क्या है? बिज़नेस उनको समझ में आना चाहिए कि बिज़नेस एक ऐसी गतिविधि है जिससे हम सामान खरीदते और बेचते हैं और हमें फ़ायदा या नुकसान होता है। देन अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जो भी हम सामान खरीदे या बेचे उसको हम एक जगह लिख के रखते हैं, तो वो हो गया रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। देन इकोनॉमिक्स होता है, देन दैट मीन्स स्टडी ऑफ हाउ मनी एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड, मतलब कैसे पैसा और उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ किया जाता है। सो स्टेटमेंट्स आर नॉट मेड फॉर कंप्लीट बिगनर्स, users are willing to analyze information carefully. So स्टेटमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये बिगनर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको इतनी बेसिक सी बस नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बिजनेस क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, और दे आर विलिंग टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन केयरफुली, और वो किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली एनालाइज कर सकते हैं, मतलब अध्ययन करके उससे एक जजमेंट बना सकते हैं और एक कोई डिसीजन बना सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ अ लिमिटेशन, ऊपर जो हमने अभी पहले की स्लाइड में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इनफ अलोन, मतलब ये खुद में भरपूर डिसीजन बनाने में मदद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमिक फोरकास्ट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और इंडस्ट्री डेटा पे भी निर्भर करना पड़ता है। देन फोकस ऑफ यूज़र्स किस पे फोकस करते हैं? फ्यूचर कैश इनफ्लोज, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज और क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं। तो फोकस इन सारी यूज़र्स जो है इन चीज़ों पे भी फोकस करते हैं, मतलब कि आगे आने वाले समय में क्या कैश आने वाला है कंपनी में वो देन कब वो कैश आने वाला है, कोई कैश बाहर जाने वाला है कंपनी का, वो समझते हैं, और क्या क्या रिस्क, क्या क्या खतरा है इस बिज़नेस से रिलेटेड, ये फोकस रहता है यूज़र्स का। फिर कोडिफिकेशन रेफरेंसेस, मतलब जो भी अकाउंटिंग रूल या कोई भी ऐसे अकाउंटिंग पॉलिसी हम यूज़ कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, उसका रेफरेंस हमें देना पड़ता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है? इससे ये रहता है कि हम ये क्लियरली बता सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हवा में नहीं इस्तेमाल करें, वो कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त है तभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कोडिफिकेशन, फैसबी कोडिफिकेशन का रेफरेंस देना, मतलब उसको मेंशन कर देना, और ये हमें बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे कोड्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, तो वो अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो गया, ख़त्म हो गया है। अब हम ये देखेंगे कि ये टॉपिक कैसे टेस्ट किया जा सकता है एग्ज़ाम में। सबसे पहले पूरा तो एक तो MCQ बेस्ड रहेगा या तो सिनेरियो बेस्ड रहेगा। तो MCQs क्या है? ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आइडेंटिफाई करेक्ट यूजर्स वर्सेज इनकरेक्ट यूजर्स, सेलेक्ट विच स्टेटमेंट डज व्हाट, ये आ सकता है। देन ट्रिकी क्वेश्चन क्या है कि नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट बट नॉट अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। देन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या लिमिटेशन था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑल बाय देमसेल्व्स। देन मैच द यूजर्स विद द डिसीजन। देन बेसिक थियोरी,
फ्रॉम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्या बेसिक थियोरी है कि कोर प्रिंसिपल्स एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें हैं। फिर कॉमन मिस्टेक्स क्या है, थिंकिंग नोट्स आर नॉट पार्ट एट ऑल, दे आर इंटीग्रल जस्ट नॉट सेपरेट। मतलब स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि ये एक सेपरेट पार्ट, बिल्कुल भी एक पार्ट नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, दे आर इंटीग्रल। तो ये समझना है कि ये एक इंटीग्रल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बट एक सेपरेट स्टेटमेंट नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर बहुत से स्टूडेंट इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट हमारा कितना इनकम है, कितनी आय है वो बताता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें वो बताता है कि हमारे पास एक्चुअल में कितना कैश आया, कितना नगद पैसा आया, ये बताता है। फिर बहुत से लोग लिमिटेशंस नहीं ध्यान रखते हैं, जबकि लिमिटेशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बहुत से लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, बच्चे जो स्पेशली गलती ये करते हैं कि वो चीज़ों को रटते हैं रादर दैन अंडरस्टैंडिंग, समझने के बजाय, तो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूजर्स कौन से हैं, उसमें लोग मिक्स कर देते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस ये भूल जाना कि यूजर्स मस्ट बी नॉलेजेबल। सो व्हाट आर द कीवर्ड्स टू रिमेंबर, दीज आर द कीवर्ड्स। इसको हमें याद रट्टा नहीं मारना, हमें ये समझना है कि क्या है ये कीवर्ड्स और क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर एक स्टूडेंट का कन्फ्यूजन क्या है कि इफ़ नोट्स आर नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन आर दे इम्पॉर्टेंट और नॉट। दैट मीन्स स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है या नहीं। येस दे आर इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दे आर एन इंटीग्रल पार्ट, दे आर नॉट लिस्टेड एज अ सेपरेट स्टेटमेंट। ये चीज़ हमें याद रखनी है। फिर एक एग्जाम थिंकिंग टिप, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज मेनली अबाउट हेल्पिंग यूजर्स मेक डिसीजन बाय प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, अगर एग्जाम में आपको हेल्प चाहिए, ये मतलब क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, तो एक चीज़ याद रखो कि चूज़ करो कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है या फ्यूचर कैश फ्लो से रिलेटेड है, ठीक है। पिक द ऑप्शन दैट हेल्प्स द इन्वेस्टर और लेंडर्स डिसाइड। आपको इन्वेस्टर और लेंडर्स के शूज़ में स्टेप इन करना और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक लेंडर हो, तो उस हिसाब से आप कैसे सोचोगे इस बिजनेस के बारे में। तो फाइनली क्या है, डिसीजन मेकिंग प्लस फ्यूचर कैश फ्लो से रिलेटेड हुआ तो वो आंसर करेक्ट होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम थिंकिंग टिप आप याद रखना। अच्छा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये तो हमें पता ही है कि भाई 100 MCQs होते हैं और 2 टास्क बेस्ड सिमुलेशंस होता है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs आ सकते हैं, मैचिंग टाइप लॉजिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशंस आ सकता है कि कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज़ जाता है वो। फिर स्टेटमेंट्स बेस्ड या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कौन से टाइप का यूजर्स है वो क्लासिफिकेशन आ सकता है। फिर ट्रिकी क्वेश्चन एक क्या है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट बट नॉट अ सेपरेट स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो दैट्स ऑल विद दिस फर्स्ट वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। इफ़ अभी भी कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना या फिर प्लीज़ ट्राई टू रीच आउट टू मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू सो मच।